तो बच्चों आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की, जो हरियाणा बोर्ड में 12वीं की परीक्षा में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। प्रश्न है, मांग का नियम क्या है? मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक क्यों होता है? इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछा जाता है, जब x वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांग क्यों बढ़ जाती है? तो बेटा इस प्रश्न का उत्तर हम लोग कैसे लिखेंगे? सबसे पहले बात करेंगे मांग का नियम की। मांग का नियम क्या होता है? मांग के नियम के अनुसार अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत घट जाती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है, और कीमत के बढ़ने से उस वस्तु की मांग घट जाती है। अब ये अन्य वस्तुएं क्या होती हैं? अन्य वस्तुएं बेटा वे वस्तुएं होती हैं जो कीमत के अलावा ऐसी वस्तुएं या ऐसी बातें जो किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करती हैं, उन अन्य बातों को हम लोग स्थिर मान लेते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मांग अनुसूची। मांग अनुसूची के माध्यम से भी हम लोग बता सकते हैं कि कैसे किसी वस्तु की कीमत के बढ़ने से उस वस्तु की मांग कैसे घट जाती है। जैसा कि हम देखते हैं, जब किसी वस्तु की कीमत 1 रुपया है तो उस वस्तु की 5 मात्राओं की मांग की जाती है। जब कीमत 1 से बढ़कर 2 हो जाती है तो मांग 5 से घटकर 4 वस्तुओं की रह जाती है। इसी प्रकार हम तालिका में देख रहे हैं कि जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है वस्तु की मांग की मात्रा घट रही है। इसी बात को हम दूसरे तरीके से देख सकते हैं, जब किसी वस्तु की कीमत 5 रुपए है तो उस वस्तु की मांग की मात्रा 1 वस्तु की है। ऐसे है जैसे जैसे कीमत देखते हम लोग घट रही है, मांग की मात्रा बढ़ रही है। अब इसी बात को हम लोग डायग्राम के माध्यम से दिखा सकते हैं। OX पर हमने वस्तु की मांग की मात्रा को लिया है, OY पर वस्तु की कीमत को लिया है। ये आपका डिमांड कर्व है। जो डिमांड कर्व क्या है? ये नेगेटिव स्लोप, जो ऋणात्मक ढाल वाला है। ऋणात्मक ढाल का अर्थ क्या होता है कि जब किसी वस्तु की कीमत घट जाती है तो उसकी मांग की मात्रा बढ़ जाती है, और कीमत के बढ़ने से मांग की मात्रा घट जाती है। जैसे कि हम लोग देखते हैं, जब कीमत OP के बराबर है तो मांग की मात्रा OQ के बराबर है। जब हम लोग कीमत को घटाते हैं, जब कीमत OP से घटकर OP1 हो जाती है, मांग की मात्रा OQ से बढ़कर OQ1 हो जाती है। इसी बात को हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, जब कीमत OP1 है मांग की मात्रा OQ1 है। जब कीमत OP1 से बढ़कर OP हो गई, अभी हमने कीमत को बढ़ाया है, तो मांग की मात्रा OQ1 से घटकर OQ हो गई है। अब इनको बताने के बाद हम लोग बात करेंगे मान्यताओं की। अब मान्यताएं क्या होती हैं? अगर हमको मांग के नियम को स्थापित करना है या बताना है, एस्टेब्लिश करना है, तो हमें यह बताना पड़ेगा, हमें कुछ मान्यताएं लेनी पड़ती हैं जिससे हमें यह पता लगता है कि जब किसी वस्तु की कीमत घट रही है, मांग बढ़ रही है, कीमत के बढ़ने से मांग घट रही है, अगर इन अन्य बातों में परिवर्तन होता है तो फिर हमारा नियम एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। जैसे हमें यह मानना पड़ता है जो उपभोक्ता होते हैं, उपभोक्ताओं की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर उपभोक्ता की जो आय है अगर वो बढ़ जाती है, क्योंकि इनकम के बढ़ने से आपको पता है आपकी द्वारा मांगी गई वस्तु की मांग बढ़ेगी। अगर आपकी इनकम घटती है तो मांग भी घट जाएगी। तो इसलिए हम उपभोक्ता की आय को स्थिर मान लेते हैं कि उपभोक्ता होता है उसकी आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ताकि जो मांग का नियम हमारा लागू हो सके। इसके अलावा उपभोक्ताओं की रुचियों, जो टेस्ट होते हैं, कुछ प्रेफरेंसेस, प्राथमिकताएं होती हैं, उनमें भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो चीजें हमारे टेस्ट में होती हैं, जो हमारी रुचि में होती हैं, अगर उनकी कीमत बढ़ भी जाती है तो हम उनकी मांग नहीं घटाते हैं। एक शराबी को हम लोग देखते हैं, जब शराब की कीमतें बढ़ती हैं फिर भी उसकी मांग नहीं घटती है। क्यों? क्योंकि शराब उसके टेस्ट में, प्रेफरेंसेस में, प्राथमिकताओं में है, इसलिए वो उसकी मांग को नहीं घटाता है। इसलिए हम लोग मानकर चलते हैं उपभोक्ताओं की रुचियों तथा प्राथमिकताओं में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, ताकि मांग का नियम लागू हो सके। तो इसको भी हम स्थिर मान लेते हैं। इसी प्रकार संबंधित वस्तुओं की कीमतों में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। संबंधित वस्तुएं कौन सी होती है? 2 तरह की होती हैं। एक तो प्रतिस्थापन वस्तुएं होती हैं, दूसरी पूरक वस्तुएं। प्रतिस्थापन वस्तुएं कौन सी होती हैं? जैसे पेप्सी और कोक,
कोल्ड ड्रिंक होगी आपकी, दूसरा चाय और कॉफी। चाय और कॉफी या पेप्सी या कोक एक दूसरे की प्रतिस्थापित वस्तुएं होती हैं। हम देखते हैं जब एक वस्तु की कीमत घटती है या बढ़ती है तो दूसरी वस्तु की मांग पर प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर पेप्सी की कीमत घट जाए, पेप्सी सस्ती हो जाती है, तो कहीं कहीं जो लोग कोक पी रहे होते हैं वो कोक को छोड़कर पेप्सी को पीना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो पेप्सी कोक का प्रतिस्थापन है वो सस्ता हो गया है। क्यों? क्योंकि उपभोक्ता जो होता है हमेशा महंगी वस्तु के स्थान पर सस्ती वस्तु को प्रतिस्थापित करता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे वस्तु की कीमत के भविष्य में यदि परिवर्तन की संभावना नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी वस्तु ऐसी है जिसकी हमें लगता है कि भविष्य में कीमतें घटेगी या बढ़ेगी तो वर्तमान मांग प्रभावित होती है। अगर हमें लगता है कोई वस्तु भविष्य में महंगी होने वाली है तो वर्तमान में हम बढ़ती कीमतों पर उसकी मांग बढ़ा देते हैं। अगर भविष्य में लगता है कि हमें कोई वस्तु सस्ती होने वाली है तो वर्तमान में हम कीमत सस्ती भी होती है तभी हम मांग नहीं बढ़ाते, हम इंतजार करते हैं कि भविष्य में ये वस्तु दोबारा से और सस्ती होने वाली है तो भी हम लोग मांग घटाते हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर वस्तु की कीमत भविष्य में अधिक परिवर्तन की संभावना नहीं होनी चाहिए, इसको भी हम स्थिर मान लेते हैं। हाँ तो बेटा अब प्रश्न के दूसरे भाग में हम बात करेंगे मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक क्यों होता है। तो क्यों होता है बेटे? सबसे पहला कारण है घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। अब ये घटती सीमांत उपयोगिता का नियम क्या होता है? जैसा कि हम लोग जानते हैं जैसे जैसे हम किसी वस्तु की अधिक इकाइयां खरीदते जाते हैं उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। तो उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि तब प्राप्त होती है जब किसी वस्तु की उपयोगिता कीमत उसकी सीमांत उपयोगिता के बराबर होती है। इस बात को बेटे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा भी समझ सकते हैं। मान लीजिए आप बाजार जाते हैं, बाजार में आप कहते हैं दुकानदार को भैया 1 किलो आम दे दीजिए, कितने के हैं? वो कहते हैं 50 रुपए के हैं। तो अब आराम से 50 रुपए के 1 किलो आम ले लेते हैं, ठीक है। अब दुकानदार को लालच आ जाता है कि भैया इसमें आम कुछ 50 रुपए बताए और मैंने इसे आराम से ले लिए। अब वो क्या कहता है, भैया 2 किलो ले लीजिए। आप कहते हैं भाई मुझे तो 1 किलो ही चाहिए, मुझे 1 किलो आम दे दीजिए और 50 रुपए ले लीजिए। अब दुकानदार क्या कहता है? दुकानदार कहता है भाई आप 2 किलो ले लीजिए, 2 किलो के मैं आपसे 100 रुपए की बजाय 80 रुपए लूंगा। अब जैसे आप खरीदने वाले ग्राहक उसके मन में लालच आ जाता है कि 2 किलो आम 100 रुपए के थे, पर अगर मैं 1 किलो जब 2 किलो ले लेता हूं तो मुझे अब 20 रुपए कम देने पड़ेंगे, 80 देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो दूसरे किलो आम है उसके लिए उसकी सीमांत उपयोगिता इतनी नहीं है कि उसके लिए 50 रुपए खर्च करे। उसकी जो सीमांत उपयोगिता कीमत है उसके लिए 30 रुपए है। किसके लिए? जो दूसरे किलो आम है। इसलिए जो उपभोक्ता होता है कीमत घटने पर मांग ज्यादा करता है। अब मांग का ढलान ऋणात्मक होता है, इसको हम आय प्रभाव द्वारा भी समझा सकते हैं। अब आय प्रभाव क्या होता है? 2 तरह की इनकम होती है। एक होती है मौद्रिक आय जिसको हम रुपयों के रूप में मापते हैं। दूसरी तरह की इनकम होती है हमारी वास्तविक आय। वास्तविक आय क्या होती है? जिनको वस्तुओं और सेवाओं के रूप में मापा जाता है। जब किसी वस्तु की कीमत घटती है, तो कीमत के घटने से उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है। तो कम कीमत होने पर वो पहले के मुकाबले उस वस्तु की ज्यादा मात्रा खरीद पाता है, अर्थात उसकी वास्तविक आय बढ़ जाती है। अब इसी बात में उदाहरण समझाता हूं। अगर आप 50 रुपए किलो है और आपके पास 50 रुपए है तो 50 रुपए में आप 1 किलो आम ले लेते हैं आराम से। अगर आम की कीमत 50 रुपए से घटकर 25 रुपए हो जाती है तो उसी 50 रुपए में जहां पहले आप 1 किलो आम खरीद पा रहे थे, अब उसी 50 रुपए आम 1 की बजाय 2 किलो आम ले पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? आपकी वास्तविक आय बढ़ गई है। तो कीमत के घटने से वास्तविक आय बढ़ जाती है, तो उपभोक्ता कीमत के घटने से पहले के मुकाबले ज्यादा वस्तु की मांग करता है। कीमत घटी है, मांग बढ़ी है, जिससे मांग का ढलान क्या हुआ है? ये ऋणात्मक हुआ है। इसी प्रकार अगर कीमत बढ़ जाए, अगर आम 50 की बजाय 100 रुपए किलो हो जाए, तो जहां पहले आप 50 रुपए में 1 किलो आम ले पा रहे थे, अब 100 रुपए में क्या आएगा? आपके 100 रुपए आम किलो गए तो 50 रुपए केवल आपके आधा किलो आम आते हैं। मतलब आपकी वास्तविक आय घट गई है। यानी कीमत के बढ़ने से मांग घट जाती है। इसी बात को प्रतिस्थापन प्रभाव के द्वारा भी आप समझा सकते हैं।
प्रतिस्थापन प्रभाव क्या होता है? सबसे पहले प्रतिस्थापन समझ लीजिए। प्रतिस्थापन होता है ऐसी दो वस्तुएं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाती हैं, जैसे चाय और कॉफी। कोल्ड ड्रिंक में आप पेप्सी और कोक ले सकते हैं। एक बात बेटा याद रख लेंगे, जो उपभोक्ता होता है हमेशा महंगी वस्तु के स्थान पर सस्ती वस्तु को प्रतिस्थापित करता है। जैसे पेप्सी की कीमत कम हो जाने से, अगर मान लीजिए पेप्सी और कोक है, ये पेप्सी है ये कोक है, पेप्सी भी 10 रुपए की आती है, कोक भी 10 रुपए की आती है। अगर पेप्सी की कीमत कम होकर 10 से 5 रुपए हो जाती है, कोक आपकी 10 की ही रहती है, तो जो लोग कोक पी रहे थे कि कोक की कीमत में परिवर्तन नहीं हुआ है, तो वो लोग कोक को छोड़कर पेप्सी पीना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि पेप्सी कोक का प्रतिस्थापन है, वो प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत कम हो गई है। अभी मैंने बताया था आपको कि जो उपभोक्ता होता है हमेशा महंगी वस्तु के स्थान पर सस्ती वस्तु को प्रतिस्थापित करता है। अर्थात यहां पर पेप्सी की मांग बढ़ जाएगी, तो हम देख रहे कीमत घटने से मांग बढ़ जाती है। इसी प्रकार उपभोक्ता समूह का आकार, अब ये क्या होता है? उपभोक्ता समूह का आकार, जब किसी वस्तु की कीमत घटती है, जब किसी वस्तु की कीमत घटती है, तो ऐसे बहुत सारे उपभोक्ता होते हैं जो पहले उस वस्तु को खरीद नहीं पा रहे होते हैं, तो वो भी उसको खरीदने के योग्य हो जाते हैं, तो उससे वस्तु की मांग बढ़ जाती है। इसको भी हम एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। वही एग्जाम्पल जो हम बार बार कर रहे हैं, जैसे आम अगर 50 रुपए किलो है, तो मान लीजिए बाजार में ऐसे 5 लोग हैं जो आराम से 50 रुपए किलो हम ले लेते हैं, पर अगर कीमत घटकर 50 से 25 रुपए हो जाती है, तो ऐसे कुछ लोग और हैं जिनके पास पहले 50 रुपए नहीं थे, इसलिए वो हम नहीं ले पा रहे थे। पर जैसे ही आम की कीमत 50 रुपए से कम होकर 25 रुपए हो जाती है, तो वे भी इस योग्य हो जाते हैं कि वो उन वस्तुओं को आसानी से खरीद सके। कहने का मतलब क्या है कि कीमत के घटने से उपभोक्ता समूह का आकार बढ़ जाता है। पहले जहां कीमत ज्यादा थी, 5 लोग ही आम खरीद पा रहे थे, अब 5 के मुकाबले 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, मतलब ज्यादा लोग हो सकते हैं कीमत घटने से। क्योंकि ऐसा हो गया, कीमत घटी है तो ऐसे लोग भी समूह में शामिल हो गए हैं। पहले जो वस्तु उनकी मांग से दूर थी, अब उनकी मांग में वो आ गई है, अर्थात कीमत घटने से मांग बढ़ जाती है, जिससे जो मांग में परिणाम क्या होता है वो ऋणात्मक हो जाता है। लास्ट में हमारे पास है विभिन्न उपयोग। जिस वस्तुओं के विभिन्न उपयोग होते हैं, विभिन्न उपयोग क्या होते हैं? जैसे चने हैं, चने हम लोग नॉर्मली समाज में देखते हैं, घोड़े भी खाते हैं और मनुष्य भी यूज करते हैं। अगर चनों की कीमत बढ़ जाती है, अगर चने महंगे हो जाते हैं, तो फिर हमारी मेंटेलिटी क्या रहती है? नॉर्मली इंसान क्या सोचता है कि भैया महंगे हो गए हैं, मांग घटा दीजिए, घोड़ों के लाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मनुष्य खाएंगे, यूज करेंगे उनको। पर अगर चने की कीमतें गिर जाएंगी, कीमत कम होने से क्या होता है? अब सस्ते हो गए तो उपभोक्ता क्या करता है कि उसकी मांग बढ़ा देता है, चनों का यूज खुद भी करेगा और जो उसके पास घोड़े हैं उनको खिलाने के लिए भी यूज करना शुरू कर देगा। तो ऐसे हम देखते हैं जिस वस्तु के विभिन्न उपयोग होते हैं, कीमत घटने से मांग बढ़ जाती है और कीमत बढ़ने से मांग घट जाती है। आज ये हमारा प्रश्न पूरा हो चुका है। आशा है कि आप इस प्रश्न को बड़े ध्यान से करेंगे। 2-3 बार अगर आप इस वीडियो को आराम से सुनेंगे तो आपको बेटे ये पूरा प्रश्न अच्छी तरह से लर्न हो जाएगा, जिससे आप अपने एग्जाम में आसानी से इस प्रश्न का आंसर दे पाएंगे। धन्यवाद।